Hello students, this is our material handling and transport video lecture series, and today we are going to discuss about screw conveyor. It is one of the most important topic of material handling and transporting system. So that is screw. स्क्रू मीन्स स्क्रू नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्क्रू के जैसा दिखता है, जो कुछ इस प्रकार से एक हेड होता है स्क्रू का जो कन्वर्ज होता है इसके एंड पे, और यहाँ पे क्या बने होते हैं ऐसे स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर। एंड सेम स्ट्रक्चर हेयर इन स्क्रू कन्वेयर। सो हम बात करते हैं कि स्क्रू कन्वेयर का क्या प्रिंसिपल है, ये कैसे वर्क करता है। तो आइए हम जानते हैं स्क्रू कन्वेयर के बारे में। तो द स्क्रू कन्वेयर कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूबुलर और यू शेप्ड ट्रफ इन विच अ shaft with spiral screw revolves। जो shaft होती है इसकी, इसमें स्पायरल स्क्रू इसमें रिवॉल्व्स होते हैं। तो ये द स्क्रू shaft is supported by एंड हैंगर बियरिंग्स। जो स्क्रू होते हैं जो एक एक्सल से कनेक्ट होते हैं, जो सेंट्रल एक्सल होती है उससे स्क्रू कनेक्ट होती है, और ये दोनों एंड पे ये किससे सपोर्टेड होती है, एक जो बियरिंग होती है, हैंगर बियरिंग हम जिसको कहते हैं, दोनों एंड पे हैंगर बियरिंग सपोर्ट करती है इसको। ठीक है। द रोटेशन ऑफ स्क्रू पुश्ड द ग्रेन अलोंग द ट्रफ। जो इसका रोटेशन होता है, ये रोटेशन से ही क्या होता है, हमारा जो ग्रेन एक एंड पे इनलेट होता है, लाइक इस एंड पे अगर इनलेट हो रहा है तो हमारा इस एंड पे आउटलेट होता है मटेरियल का। ये आउटलेट, ये इनलेट। तो जो ग्रेन होता है वो एडवांस कैसे होता है, ये मटेरियल एडवांस कैसे होता है आगे, या ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जैसे हम इस एंड पे इसको इन करवाते हैं मटेरियल को, तो जो स्क्रू रिवॉल्व करते हैं एक्सिस के अलोंग, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है या किसी एंगल पे भी हम इसको मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो मटेरियल हम देख रहे थे, मटेरियल कैसे एडवांस होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, या वन एंड टू अदर एंड। जब मटेरियल हम इसमें इन करवाते हैं और जो स्पायरल जो होता है जब वो मूव करता है अलोंग द एक्सिस, तो मटेरियल एक्सिस के थ्रू, उस स्क्रू के थ्रू आगे की ओर एडवांस होता है। ठीक है। The screw conveyor is used in grain handling facilities, animal feed industry and other installation for conveying of products, generally for short distance। screw conveyor हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा डिस्टेंस तक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट नहीं करवाना है। मतलब मीन्स ये स्क्रू कन्वेयर जो होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस तक ट्रेवल करवाना होता है, तो हम वहाँ तक इसका यूज़ करते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट हमें जिस जगह पे होगी उस हिसाब से हम कन्वेयर का इंस्टॉलेशन वहाँ पे करेंगे। यदि हमें शॉर्ट डिस्टेंस है, वो पेस्टी प्रोडक्ट है या स्टिकी प्रोडक्ट है, तो हम स्क्रू कन्वेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो स्क्रू कन्वेयर रिक्वायर्स रिलेटिवली हाई पावर एंड इज मोर ससेप्टिबल टू वियर देन अदर टाइप ऑफ कन्वेयर। जो स्क्रू कन्वेयर होता है वो क्या होता है, वियर एंड टियर इसमें सबसे पहले तो ज़्यादा होता है। इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि स्क्रू कन्वेयर में वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा होता है।
दूसरी बात, इसमें हाई पावर की रिक्वायरमेंट होती है, हाई पावर रिक्वायर और वियर एंड टियर इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं और हाई पावर की रिक्वायरमेंट इसमें ज़्यादा होती है। द पिच ऑफ स्टैंडर्ड स्क्रू विच इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन थ्रेड टू द सेंटर ऑफ नेक्स्ट थ्रेड। हम पिच कैसे डिसाइड करते हैं कि ये एक स्क्रू है, ये दूसरा स्क्रू, तो इसके सेंटर, इसका जो सेंटर है, इसके सेंटर से, एक स्क्रू के सेंटर से, या एक जो हेलिकल फॉर्म में जो हमारा स्क्रू होता है उसके सेंटर से, या वन ब्लेड के सेंटर से, या वन थ्रेड के सेंटर से, जो उसका एडजेसेंट थ्रेड होता है उसके सेंटर तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को पिच क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो, और ये इक्वल होती है, ठीक है, इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। ये किसके इक्वल होती है, जो पिच, ये उसके डायमीटर के इक्वल होती है। उसके डायमीटर के, ये वाला जो डायमीटर दिख रहा है इसके डायमीटर के इक्वल होती है पिच। ठीक है, तो ऐसा अक्सर होता है कि द पिच ऑफ अ स्टैंडर्ड स्क्रू विच इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन थ्रेड टू सेंटर ऑफ एडजेसेंट थ्रेड इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। ये सिर्फ किस में होती है, इक्वल, इसकी जो डायमीटर है डी जिसको हम बोलते हैं, इसकी जो डायमीटर है इस स्क्रू की या वो पिच की, सॉरी, ये स्क्रू की जो डायमीटर है या वो थ्रेड की जो डायमीटर है, ये जो थ्रेड बना हुआ है उसकी जो डायमीटर है वो अगर पिच के इक्वल है तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड स्क्रू कन्वेयर। क्या बोलेंगे हम उसको, स्टैंडर्ड स्क्रू बोलेंगे। ठीक है, अब हम 10 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर है, यदि डायमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो पिच कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। ये एक एग्जाम्पल, तो ये कौन सा स्क्रू कहलाएगा, स्टैंडर्ड स्क्रू कहलाएगा। ठीक है, अगर इसका पिच भी 10 सेंटीमीटर है और डायमीटर भी 10 सेंटीमीटर है तो स्टैंडर्ड स्क्रू हम इसको कहेंगे। एज द स्क्रू कन्वेयर्स ड्राइविंग मैकेनिज्म इज सिंपलर एंड नो टेंशनिंग device is required, the initial cost of conveyor is lower than any other conveyor with the same length and same capacity। यदि हमारे पास कन्वेयर जो है उसमें जो ड्राइविंग मैकेनिज्म अगर सिंपल है, यदि नो टेंशन, यदि कोई टेंशनिंग डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसका यदि कन्वेयर का जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे जो थ्रेड लगी हुई है, अगर हम इसको, इस थ्रेड को ड्राइव मैकेनिज्म से कनेक्ट कर दें तो ये थ्रेड क्या होगा, ये जो एक्सेल है वो रोटेट होगी। तो सिंपल अगर एडजस्टमेंट लगा हुआ है और कोई टेंशनिंग डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो इसका इनिशियल कॉस्ट कन्वेयर की क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, दूसरे कन्वेयर के कंपैरिजन में सेम लेंथ और सेम कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो एक है हमारा स्क्रू कन्वेयर जिसकी लेंथ इसके सेम इक्वल है, कैपेसिटी इक्वल है, तो अगर हमारे पास इस पे जो मैकेनिज्म लगा हुआ है, ड्राइविंग मैकेनिज्म सिंपल वाला है, तो ये इस पे कॉस्ट कम आएगी। द मेन पार्ट्स ऑफ द स्क्रू कन्वेयर आर स्क्रू ब्लेड, स्क्रू शाफ्ट, कपलिंग, ट्रफ, स्क्रू ब्लेड, स्क्रू शाफ्ट,
ये जो लगी हुई है आपकी, ये जो शैफ्ट है, ठीक है, और ये क्या लगा हुआ है, कवर, ये लगा हुआ है अपना शैफ्ट, और ये क्या लगा हुआ है, ये क्या है, ब्लेड है, ठीक है, ब्लेड। तो मेन पार्ट इसके क्या क्या है स्क्रू कन्वेयर के, ब्लेड, स्क्रू शैफ्ट, ठीक है, ब्लेड, स्क्रू शैफ्ट, कपलिंग, जो कपलिंग मतलब इसके साथ जो कपल होगा, इसको ड्राइव करवाने के लिए जो कपलिंग हम करेंगे, ठीक है। तो ट्रफ मीन्स ये जो ट्रफ, ये वाला जो पोर्शन है जहां से हम इनलेट करेंगे उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रफ, ठीक है। तो इसके ये मेन पार्ट्स हैं। तो ट्रफ हो गया, कवर हो गया, इनलेट एंड आउटलेट गेट्स हो गए, बियरिंग्स हो गया, एंड ड्राइव मैकेनिज्म, बियरिंग, इनलेट आउटलेट, गेट, ट्रफ, कवर, शैफ्ट, ड्राइव मैकेनिज्म, और क्या है, ब्लेड, ये जो ब्लेड लगी हुई है, एक्सल, मीन्स कुल मिला के जो कपलिंग, ये सब उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। द स्क्रू कन्वेयर इज जनरली यूज्ड टू मूव ग्रेन हॉरिजॉन्टली। यदि हम मूव करवाना है जनरली ग्रेन को हॉरिजॉन्टली तो हम स्क्रू कन्वेयर का यूज करते हैं। हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी, हम इसको किसी एंगल पे भी हम मूव करवा सकते हैं ग्रेन को, या ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एट एनी एंगल अप टू 90 डिग्री, 90 डिग्री तक हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा ये हॉरिजॉन्टल है, हम इसको ऐसे वर्टिकल भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारा ग्रेन फिर ऊपर की तरफ वर्टिकली मूव करेगा 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। तो इसको हम 0 to 90 मतलब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल तक हम किसी भी एंगल में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, अप टू 90 डिग्री तक भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बट इसमें 90 डिग्री में इंस्टॉल करने में क्या दिक्कत आएगी, एक हमारा ये दिक्कत आएगी कि एक डिसएडवांटेज ये है कि हमको कैपेसिटी कम मिलेगी इसमें। जो कैपेसिटी हमारी हॉरिजॉन्टल में इंस्टॉल करने पे मिल रही थी, ग्रेन का जो मूवमेंट हो रहा था एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ, तो हम जब इसको 90 डिग्री में इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। कैपेसिटी करस्पॉन्डिंगली रिड्यूस एज पर द इंक्लिनेशन ऑफ कन्वेयर। द स्क्रू बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ शैफ्ट, जैसे कि हमने देखा था स्क्रू में क्या होता है, बेसिकली शैफ्ट होता है, स्क्रू ब्लेड होती है, या हम जिसको हम इसी ब्लेड को हम क्या बोल सकते हैं, एक नाम और है फ्लाइट। इस ब्लेड को हम क्या बोल सकते हैं, फ्लाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो द फ्लाइट इज अ कंटिन्यूअस वन पीस बैलिक्स, जो होती है फ्लाइट जो होती है वो वन पीस क्या होती है, सॉरी हेलिक्स होती है, वन पीस हेलिक्स होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है हेलिकल फॉर्म में। तो द फ्लाइट is a one piece helix shaped from a flat strip of steel welded onto the shaft। ये कैसे बनाई जाती है, जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है इसको शाफ्ट में वेल्डिंग करके हम इसको बनाते हैं हेलिकल शेप में, ठीक है। द स्क्रू शाफ्ट इज यूजुअली अ जॉइंटलेस ट्यूब। जो स्क्रू शाफ्ट होती है, ये जो शाफ्ट आपको दिख रही है, ये यहाँ से लगा के ये पूरा वहां तक
एंड तक जो है स्क्रू शाफ्ट, जो सेंटर एक्सल कहते हैं हम जिसको, सेंट्रल एक्सल, तो वो जो होती है वो उसमें कहीं भी कोई जॉइंट नहीं होता, ये पूरा जॉइंटलेस होता है, एक ट्यूब होता है, ठीक है। इसके जो साइड्स होते हैं वो थिक होते हैं एंड अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टू रिड्यूस द वेट, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत हाई होती है। द थिकनेस ऑफ स्टील स्ट्रिप हेलिक्स डिक्रीजेस फ्रॉम द इनर एज ऑफ द, जो इसकी जो टू द आउटर एज, जो इसकी जो थिकनेस होती है, ये ब्लेड, ये स्क्रू है, इसकी जो थिकनेस होती है ये अंदर ज्यादा होती है, ये इसके शेफ्ट के पास इसकी जो थिकनेस होती है ब्लेड की शेफ्ट के पास ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम शेफ्ट से दूर जाते जाते हैं, शेफ्ट से जब दूर जाते जाते हैं तो यहाँ पे जो ब्लेड की थिकनेस है वो कम होते जाती है, ठीक है। तो द स्क्रू शाफ्ट इज यूजुअली ए जॉइंटलेस ट्यूब, यह भी हमने देखा, विथ थिक साइड एंड अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टू रिड्यूस द वेट, और द थिकनेस ऑफ स्टील स्ट्रिप जो हेलिक्स होती है वो डिक्रीज फ्रॉम द इनर एज टू द आउटर एज। ट्रफ ऑफ स्क्रू कन्वेयर हैव डिफरेंट शेप, मोस्ट कॉमन इज यू शेप ट्रफ। जो ट्रफ होता है वो कॉमनली यू शेप्ड का होता है। In an enlarged or flared trough, the side walls become wider at the top. जो टॉप में साइड वॉल्स होती है वो वाइडर होती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ट्रफ इज यूजुअली यूज्ड फॉर कन्वेइंग नॉन इजी फ्लोइंग मटेरियल। जो नॉन इजी फ्लोइंग है, मतलब जो इजी फ्लो नहीं करता, उसको फ्लो करवाने के लिए हम स्क्रू कन्वेयर का यूज करते हैं, ठीक है। और दिस ट्यूबुलर जो ट्रफ होता है इज कम्प्लीटली क्लोज्ड विथ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड मोस्टली यूज्ड फॉर कन्वेइंग मटेरियल्स एट इंक्लिनेशन और फॉर वर्टिकल लिफ्ट। मटेरियल का हम यूज मोस्टली हम स्क्रू कन्वेयर का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमको मटेरियल को थोड़ा इंक्लिनेशन पे ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है, या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हम उसको ट्रांसपोर्ट करें, इंक्लिनेशन पे हमको करना है, या हम किसी एंगल पे हमको मटेरियल को एडवांस करना है, तो हम स्क्रू कन्वेयर का यूज जनरली स्क्रू कन्वेयर ही हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो यू शेप्ड ट्रफ होता है, फ्लेयर्ड ट्रफ होता है, और ट्यूबुलर ट्रफ होता है। तो हम देखते हैं कि यू शेप्ड ट्रफ कैसे होता है ना, फ्लेयर्ड ट्रफ कैसे होता है। तो यू शेप्ड ट्रफ, ये हमारा स्क्रू कन्वेयर है, और ये हमारा क्या है, यू शेप्ड ट्रफ है। ये ठीक है। ये फ्रंट व्यू स्क्रू कन्वेयर ऐसे रखा हुआ है, मतलब हम ऐसे देख रहे हैं, स्क्रू कन्वेयर ये है, इसको हम ऐसे देख रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, ट्रफ है, यू शेप्ड ट्रफ। अब हम फ्लेयर्ड ट्रफ की बात करें, ये सब बना के आइएगा एग्जाम में फिगर। फ्लेयर्ड ट्रफ थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है। फ्लेयर्ड ट्रफ कैसे होता है, ये ठीक। ये है और ये है यू शेप्ड ट्रफ और फ्लेयर्ड ट्रफ। और एक और कौन सा बताया मैंने, ट्यूबुलर ट्रफ। ट्यूबुलर ट्रफ कैसे होता है, ये सिंपल, कुछ नहीं होता इसमें, ये बस
ऐसे ही होता है। ये सब तो मैं आपको नोट्स पहुंचाऊंगा, उस पर आप देखिएगा। तो हम बात कर रहे थे ट्रफ की। स्क्रू कन्वेयर जो होते हैं, द स्क्रू बेसिकली कंसिस्ट ऑफ शाफ्ट एंड स्क्रू ब्लेड और फ्लाइट्स जिसको हम बोलते हैं। स्क्रू ब्लेड, स्क्रू जो ब्लेड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं, फ्लाइट्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर ऑपरेशनल रीजंस सम गैप इज प्रोवाइडेड बिटवीन द एजेस ऑफ द स्क्रू ब्लेड एंड द ट्रफ वॉल। अगर हमको एक मतलब जो स्क्रू की जो एजेस होती है और जो सबसे ऊपर जो ट्रफ होता है, ठीक है, उसके बीच में गैप होता है। ड्यू टू दिस गैप इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीटली empty the trough of the horizontal screw conveyor. If the screw conveyor is used to convey a different material, mixing of product is possible. अगर हमको इसमें मिक्सिंग करना है प्रोडक्ट की तो भी स्क्रू कन्वेयर का हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। डिफरेंट अगर दो मटेरियल है उसकी हमको मिक्सिंग करना है तो हम स्क्रू कन्वेयर का यूज़ बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। आल्सो व्हेन द कर्नल्स आर यदि कोई कर्नल्स है जिसको हम प्रेस्ड करना है, यदि कर्नल्स है आर प्रेस्ड बिटवीन द स्क्रू एजेस एंड ट्रफ वॉल्स दे कैन बी डैमेज्ड, ठीक है। यदि कोई कर्नल है जो स्क्रू की एजेस है उसमें प्रेस हो गया है तो वो डैमेज हो सकता है। तो दे कैन बी डैमेज ड्यूरिंग कन्वेंस ऑफ द कर्नल्स आर आल्सो सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूस फ्रिक्शन विद द ट्रफ वॉल, क्योंकि जब एक जगह से दूसरी जगह का पर हम इसको मतलब कन्वे करते हैं किसी भी ग्रेन को या कर्नल्स जिसको हम कहते हैं, तो वो फ्रिक्शन के कारण डैमेज हो सकता है। वॉल और स्क्रू के बीच जो फ्रिक्शन होती है, स्क्रू के एजेस के बीच में, ये जो एजेस है और ये इसकी वॉल है, इसके बीच में फ्रिक्शन के कारण जो कर्नल होती है वो डैमेज हो सकता है। Because they subjected to continue friction with the trough wall. Screw conveyors may be designed for clockwise or counterclockwise rotation. ये हम स्क्रू कन्वेयर को क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं और काउंटर क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डज नॉट अफेक्ट द कैपेसिटी। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है उस पर कोई अफेक्ट नहीं आता। यदि हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करें तो हमें जो मैक्सिमम कैपेसिटी, जैसे हमें 100 टन्स पर आर हमको कैपेसिटी मिल रही है क्लॉकवाइज रोटेशन में, तो हम इसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो भी हमें कैपेसिटी कितनी मिलने वाली है, 100 टन्स पर आर। द कैपेसिटी ऑफ स्क्रू कन्वेयर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्क्रू डायमीटर। जो कैपेसिटी है वो किस में कैसे इन्फ्लुएंस होती है कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ स्क्रू कन्वेयर डिपेंड अपॉन नंबर 1, स्क्रू कन्वेयर की कैपेसिटी सबसे पहले किस पे डिपेंड करती है, एक तो जो स्क्रू का जो डायमीटर है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी सबसे पहले, ठीक, स्क्रू डायमीटर पे, स्क्रू डायमीटर। दूसरा क्या किस पे डिपेंड करेगी, स्क्रू के डायमीटर पे डिपेंड कर रही है। दूसरा हमारी कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगी, स्पीड पे डिपेंड करेगी, स्पीड ऑफ रोटेशन, रोटेशन की स्पीड पे डिपेंड करेगी, ठीक है। जो डायमीटर है ब्लेड की उस पर डिपेंड करेगी, स्पीड पे डिपेंड करेगी। इसके पहले मैंने बताया था कि अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली इंस्टॉल करते हैं 90 डिग्री पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम इसका इंक्लिनेशन बढ़ाते जाते हैं हमें कैपेसिटी एज कंपेरिजन टू हॉरिजॉन्टल
हमें कैपेसिटी कैसे लेस मिलते जाती है, हमें कैपेसिटी कम मिलते जाती है, तो ये इंक्लिनेशन पे भी डिपेंड करती है। नंबर थर्ड किस पे डिपेंड करेगी? इंक्लिनेशन। कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? थर्ड, जो हमारा स्क्रू कन्वेयर का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ में, उस पे भी हमें ये डिपेंड करेगी। ठीक है, स्पीड ऑफ ब्लेड, शाफ्ट डायमीटर, क्रॉस सेक्शन ऑफ लोडिंग। ठीक है, स्पीड डायमीटर, सॉरी जो स्क्रू है, जो शाफ्ट डायमीटर है, शाफ्ट का डायमीटर, और किस पे डिपेंड करेगी? क्रॉस सेक्शन ऑफ लोडिंग। शाफ्ट डायमीटर पे डिपेंड करेगी, क्रॉस सेक्शन ऑफ लोडिंग पे डिपेंड करेगी, इसकी जो कैपेसिटी है। अब हम बात करते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितने टाइप की होती है। एक तो थ्योरेटिकल कैपेसिटी होती है, ठीक है, एक होती है कौन सी कैपेसिटी? एक्चुअल कैपेसिटी। तो किसी भी चीज़ की जब हम थ्योरेटिकली बात करते हैं तो कुछ ज़्यादा हमको मिलती है, पर जब हम एक्चुअल में बात करते हैं तो हमको कम मिलती है। तो उसकी दो कैपेसिटी होती है, एक तो एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी मीन्स हमको आउटलेट में कितना मिल रहा है। यदि हम इनलेट में इतना डाल रहे हैं, जैसे हम 10 kg पर मिनट के रेट से हमने डाला, 10 kg पर मिनट या 10 kg पर आवर या 10 kg पर मिनट, तो हमको आउटलेट में भी 10 kg पर मिनट मिल रहा है, तो हमें एक्चुअल कैपेसिटी मिल रही है, उसकी एक्चुअल कैपेसिटी मिल रही है। हम कहते हैं 100% कैपेसिटी मिल रही है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल जो है theoretical capacity, तो theoretical capacity is more than the actual capacity because of screw housing clearance and the loading factor। क्यों होता है ऐसा? theoretical capacity theoretical is more than the capacity of actual। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ हाउसिंग क्लियरेंस। एक तो हाउसिंग क्लियरेंस के कारण होता है ऐसा, ठीक है, दूसरा लोडिंग फैक्टर होता है। लोडिंग फैक्टर, हाउसिंग क्लियरेंस। तो आई थिंक इट इज इनफ फॉर अवर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। और हम इसके आगे देख सकते हैं कि कैपेसिटी का फॉर्मूला देख सकते हैं, जो कि 47.2 इंटू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर इंटू पिच इंटू नंबर ऑफ रोटेशन, जिसको हम एन कहते हैं। स्क्रू डायमीटर कैपिटल डी, क्या होता है कैपेसिटी, ये P जो है, P क्या है? पिच है, और N क्या है? नंबर ऑफ रोटेशन। तो 47.5 है अपना कैपेसिटी, ये 47.2 ये कैपेसिटी का फॉर्मूला है। ये N इज द नंबर ऑफ रोटेशन
कि जो मैंने पिच बताया था, ये जो पिच है, एक जो ब्लेड है, वन ब्लेड टू, एक ब्लेड से दूसरी ब्लेड के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम पिच कहते हैं, है ना। एंड आरपीएम, कैपिटल डी जो है वो ये स्क्रू की डायमीटर, स्मॉल डी जो है वो शाफ्ट डायमीटर, ठीक है, ये सब मीटर में। और हमारी जो कैपेसिटी निकल के आएगी मीटर उसके बाद बड़ा। So I think it is enough. Thank you, students.